नमस्कार साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपने रनिंग टॉपिक को। जहां प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। हेडिंग एंटीपार्टम हेमरेज। कल के लेक्चर में आपको इसका पूरा मीनिंग बताया गया। लेट प्रेगनेंसी हेमरेज को एंटीपार्टम हेमरेज कहा गया। वहां एंटीपार्टम हेमरेज के क्लासिफिकेशन में दो मेजर डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व होती है, यह हमने कल सीखा था। जहां क्लासिफिकेशन में आपने कल देखा कि मेजर कंडीशन में प्लासेंटा प्रीविया, एब्रप्टिव प्लेसेंटा जैसे दो नाम इंक्लूड किए जाते हैं। कल का कंप्लीट लेक्चर डेजिग्नेट था प्लासेंटा प्रीविया को। आज बात करेंगे वहीं से आगे बढ़ते हुए सेकंड वन पोर्शन एब्रप्टिव प्लासेंटा की। टॉपिक भले ही पूरा क्यों ही ना डिस्कस हो जाए, हमेशा बनने वाले एमसीक्यू जो इंटरवेंशन से उठते हैं वो हमें परमानेंट याद रहें। जहां कल आपने सीखा था कि कैसे लेट प्रेगनेंसी हेमरेज और एपीएच वाले इंटरवेंशन बेस्ड एमसीक्यू अर्ली से अलग होते हैं। हमने वहां देखा लेट प्रेगनेंसी या एपीएच में बेसिक इंटरवेंशन और डेफिनेटिव, ये बात अपन ने कल भी की थी। यहां बेसिक इंटरवेंशन में प्रायोरिटी हार्ट साउंड और वाइटल को है, जबकि अर्ली प्रेगनेंसी में इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं होता। डेफिनेटिव इंटरवेंशन में यहां जिंदा बच्चे को बाहर निकालना है, मतलब कंडक्शन ऑफ डिलीवरी है। अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज में बच्चे की डेथ होती है। इन सब का बेसिक आइडिया रखने के बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग सेकंड वन कंडीशन, द नेम एज एब्रप्टिव प्लासेंटा। तो अपने पास आज का लेक्चर जो कंप्लीटली रन करेगा जिस हेडिंग को लेकर के, वो सामने अपने बोर्ड पर मेंशन है, हेडिंग एब्रप्टिव प्लेसेंटा। चलिए इसके रिगार्डिंग बात करना शुरू की जाए। सबसे पहले एब्रप्टिव प्लेसेंटा जो शब्द है, इसका मीनिंग और इसका डेफिनेशन। जहां प्लासेंटा प्रीविया समय समय पर बहुत सारे एमसीक्यू अपने अंदर बनाता था, चाहे वो मोस्ट कॉमन कॉज से हो, ब्लीडिंग के कैरेक्टर से हो, डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया से हो, पीवी एग्जामिनेशन से, रेस्ट वाले होम इंटरवेंशन पे, वाइटल्स वाले बेसिक इंटरवेंशन पे, या ओबीजी स्कीम के मैनेजमेंट पे। इसी प्रकार यहां पर भी एब्रप्टिव प्लेसेंटा अपने अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाता है। फर्स्ट एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू गारंटेड है, लिख के ले जाइए, इसके मीनिंग से आता है और मीनिंग बड़ा सरल है। एब्रप्टिव प्लासेंटा जो शब्द लिखा हुआ है, यहां फोकस करना है वर्ड एब्रप्शन पे। ये बोर्ड पे मेंशन है एब्रप्टिव। एब्रप्शन का मतलब होता है सडन, अचानक से। और क्योंकि ये सडन अचानक से होता है, सिंपल मीनिंग है एब्रप्टिव प्लासेंटा को ही कहा जाता है एक्सीडेंटल हेमरेज। मीनिंग में हम क्लियर करेंगे। एब्रप्टिव प्लासेंटा की जो मीनिंग है, अचानक सडन इमरजेंसी नेचर रखने के कारण कहलाती है एक्सीडेंटल हेमरेज। कंप्लीट ओबीजी के डिसऑर्डर में एक्सीडेंटल हेमरेज नाम से टर्म आए और डिजीज का डायग्नोसिस आपसे करवाए तो बेझिझक आंसर वहां पे एब्रप्टिव प्लासेंटा देकर के जाएं। मीनिंग क्लियर, एमसीक्यू था यहां से। फिर आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बड़ी सरल है। यदि आपको लेबर की थर्ड स्टेज पता है, लेबर की थर्ड स्टेज क्या होती है? सही सोच रहे हैं, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। यहां पे मैं क्या बोलूंगा, एक बड़ा सिंपल डिस्कशन। जिस प्रकार एक बेबी टर्म की बजाय टर्म से पहले डिलीवर हो जाए तो नाम प्री मैच्योर आता है। सही समय से पहले बच्चा बाहर आ जाए तो प्री मैच्योर कहलाता है। उसी प्रकार लेबर की थर्ड स्टेज में सेपरेट होने वाला प्लासेंटा प्रेगनेंसी में सेपरेट हो जाए तो वो भी प्री मैच्योर सेपरेशन कहलाएगा। तो डेफिनेशन, व्हाट इज एब्रप्टिव प्लासेंटा? इट इज प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ
प्लेसेंटा। यहां ध्यान रखना है, प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा अपर सेगमेंट से डिसलोकेट होकर लोअर सेगमेंट में इंप्लांट हुआ था, जबकि एब्रप्टिव प्लेसेंटा में अपनी उसी नॉर्मल पोजीशन अपर सेगमेंट वाली फंडस के पास वाली उसी सिचुएशन से अलग हो जाता है। तो परिभाषा पूरी बनती है, इट इज सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन। तो मीनिंग और डेफिनेशन के साथ करेंगे एब्रप्टिव प्लेसेंटा की शुरुआत। बनने वाला पहला एमसीक्यू इसके मीनिंग से ही है कि एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से इसे जाना जाता है। तो आइए मीनिंग और डेफिनेशन में जो लर्न किया वो नोट डाउन भी कर दिया जाए। तो आपने देखा व्हाट इज मीनिंग, वन लाइनर आंसर, इट इज एक्सीडेंटल हेमरेज। फर्स्ट थिंग, what is definition? It is premature separation of normal situated placenta। नॉर्मल सिचुएशन मेंशन करने से प्लासेंटा प्रीविया से डिफरेंशिएशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में नॉर्मल लोकेशन नहीं थी, डिसलोकेट होकर वो लोअर सेगमेंट में अवेलेबल था। अब आते हैं इस एब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताने और जानने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो वहां पे इंफॉर्मेशन है इसके टाइप्स को लेकर डायरेक्टली, उन टाइप्स के बेस पर ही इटियोपैथोजेनेसिस भी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले टाइप्स पे आते हैं। जहां प्लेसेंटा प्रीविया के डिटेल टाइप थे 1, 2, 3, 4, 2 में भी एंटीरियर पोस्टीरियर, यहां बड़े सिंपल दो टर्म है कि प्लासेंटा सेपरेशन से ब्लीडिंग होना जायज है, नॉर्मली भी होती है, एबनॉर्मली पीपीएच भी कहलाती है। सेपरेशन में ब्लीडिंग होना कंफर्म है। यदि वो ब्लीडिंग वेजाइनली होकर बाहर आ गई, दिखाई देने लग गई, तो नाम रिवेल्ड। और यदि किसी रुकावट के कारण, एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आई, जैसे मिस्ड अबॉर्शन में भी होता था, तो नाम कंसील्ड। दिखाई देना और नहीं दिखाई देना, रिवेल्ड, कंसील्ड, दो नामों को लेकर के ही एब्रप्टिव प्लेसेंटा के दोनों टाइप को एक्सप्लेन किया जाता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें और फिर थ्योरेटिकल डिटेल देखेंगे अपन। यहां पे सामने बोर्ड पर देखें बड़े अटेंशन से, एब्रप्टिव प्लेसेंटा के दोनों टाइप को एक्सप्लेन करने वाला है डायग्राम। यहां कंडीशन देखें, इसमें यह लोकेट करवाया गया कि यह प्लेसेंटा नॉर्मल सिचुएशन से अलग हुआ, अलग होने से ये ब्लड यहां पे दिखाई दे रहा है, ना केवल दिखाई दे रहा है, ये ब्लड एस्केप होकर वेजाइनली बाहर आ रहा है। और यदि ये ब्लड बाहर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं ये दिखने वाली कंडीशन है, नाम दे देंगे अपन रिवेल्ड। सेकंड में कंपेयर करें तो वहां पर भी प्लासेंटा सेपरेट हुआ है, ये वापस बता दिया प्लासेंटा सेपरेशन। और जैसे प्लासेंटा सेपरेट हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, ये रही ब्लीडिंग। पर ये ब्लीडिंग आप देखें, यहां से आगे आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, अंदर ही रुक गई है, बाहर नहीं आई है, तो नाम दे दिया कंसील्ड। तो मेजर टू वैरायटी और टू टाइप्स ऑफ एब्रप्टिव प्लासेंटा आर नोन एज रिवेल्ड, कंसील्ड। प्लासेंटा सेपरेशन से होने वाली ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू बाहर आकर के दिखाई दे रिवेल्ड, नहीं दिखाई दे कंसील्ड। अब इसी डिफरेंस के बेस पे मल्टीपल कैरेक्टर आप और मैं यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या करेंगे, वन बाय वन ध्यान से सुनना। नंबर 1, नेचर ऑफ ब्लीडिंग। रिवेल्ड में क्या बोलोगे, एक्टिवली प्रेजेंट होती है, कंसील्ड में एक्टिव प्रेजेंट नहीं है, अंदर ही कलेक्टेड है। नेक्स्ट वन,
इन दोनों में मैं आपसे जज करवाऊं, इन दोनों में कंपैरेटिवली ज्यादा सीवियर और कम सीवियर मतलब माइल्ड कौन है? तो दोस्तों एक अंदाजा यह होता है कि यदि शरीर में कोई पैथोलॉजी हो, कोई बीमारी हो, कोई गड़बड़ हो और उसके बारे में हमें पता चले तो हम इलाज करवाने जा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन शरीर में ऐसी पैथोलॉजी हुई जिसने कोई लक्षण ही नहीं दिखाया, हमें पता ही नहीं लगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा तो हम जांच करवाएंगे नहीं, और नहीं करवाएंगे तब तक वो बीमारी अंदर ही अंदर कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे देगी। जहां रिविल्ड में बहते खून को देख करके मैया घबरा जाती है और डॉक्टर के पास जाकर इलाज ले आती है, वहीं कंसील्ड वाली बिना किसी ब्लीडिंग के भ्रम में नहीं आती है और घर पर ही अपना बच्चा गंवा जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई बीमारी हो तो सिम्टम आना चाहिए, सिम्टम आता है तो तकलीफ का पता चलता है, नहीं आता तो पता नहीं लग पाता है। इसीलिए जनरली साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को भी बताया जाता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो एग्जिबिट और प्रेजेंट हो पाएंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे तो पता नहीं डिप्रेशन में कहां खो जाएंगे। तो यहां पे एक डिफरेंस, माइल्ड और सीवियर किसे कहेंगे? तो ये नेचर जो मैनेजेबल है वो माइल्ड, जो लेट मैनेजेबल है वो सीवियर। अब आगे, यदि आप बचा पाए तो FHS प्रेजेंट, लेट पता चला नहीं बचा पाए तो FHS एब्सेंट। अगला डिफरेंस आ गया। फीटल हार्ट साउंड कहां मिलेंगे, कहां नहीं मिलेंगे? जहां बच्चे के बचने की संभावना है वहां हार्ट साउंड अवेलेबल, जहां संभावना नहीं है हार्ट साउंड नॉट अवेलेबल, एब्सेंट। हार्ट साउंड का डिफरेंस हो गया। नेचर ऑफ यूट्रस पे आते हैं। यूट्रस का नेचर सॉफ्ट और हार्ड, तो बड़ा सिंपल सा है। यदि ये जो ब्लीडिंग है वेजाइनली बाहर आ गई, अंदर कलेक्ट नहीं हुई, तो वो नेचर कंप्रेसिबल है, सॉफ्ट है। और यदि अंदर ब्लीडिंग कलेक्ट होकर गांठे क्लॉट बनाती जा रही है तो वो नेचर हार्ड है। तो रिविल्ड में बाहर आ गया यूट्रस, खाली दिखाई दिया सॉफ्ट, यहां पे जम गया भरा दिखाई दिया हार्ड। ये अगला डिफरेंस, नेचर ऑफ यूट्रस। और बात करें साइज ऑफ यूट्रस, सीखा है हमने यूट्रस का साइज डिपेंड करता है बच्चे पे, यहां जिंदा बच्चा या मुर्दा बच्चा। जहां बच्चा जिंदा है तो साइज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू POG। यहां बात मैं बताऊं, यहां बच्चा भले ही मरे, बच्चा भले ही मरे पर साइज कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मोर देन गेस्टेशन। अबॉर्शन में जब पढ़ते थे तो मरा हुआ बच्चा होने पे लेस देन गेस्टेशन बोल देते थे, लेकिन यहां कंसील्ड में मरा बच्चा होने पर भी मोर देन गेस्टेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों? वो इसीलिए अबॉर्शन के केस में बच्चा 20-22 वीक से पहले का कम आकार का होता था। लेट प्रेगनेंसी हेमरेज अब्रप्टिव प्लेसेंटा में 28 वीक के बाद की कहानी है। और बात नंबर 2, यहां पर खून जम गया और जमता 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 आकार बड़ा करेगा तो हमें मिलेगा मोर देन गेस्टेशन। तो यहीं से लर्न करके जाइए कि अबॉर्शन में मरा बच्चा हो तो यूट्रस का साइज लेस देन गेस्टेशन, अब्रप्टिव प्लेसेंटा में मरा बच्चा हो तो साइज मोर देन गेस्टेशन ड्यू टू इंक्रीज फीटस साइज और कलेक्टेड ब्लड। ये डिफरेंस हुआ। आगे और डिफरेंस की बात करें तो बात करेंगे यहां खून बह रहा है, यहां खून जम रहा है, और इतिहास गवाह है जब भी खून जमा है तो क्लॉट बने हैं, कोएगुलोपैथी हुई है। तो क्लॉट बनने वाली बात आपसे पूछें कि क्लॉट किस में बनेंगे, तो क्लॉट वहीं बनेंगे जहां जमेगा। कहां जमेगा? कंसील्ड में। यहां क्लॉट बनेंगे, यहां क्लॉट नहीं बनेंगे। जितने क्लॉट बनेंगे उतना गंदा ब्लड कलेक्ट होगा, जितना गंदा ब्लड कलेक्ट होगा उतना डैमेज ज्यादा होगा, जितना डैमेज ज्यादा होगा उतना पेन की इंटेंसिटी आएगी। यहां कोई कलेक्शन नहीं है, कोई क्लॉट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, तो पेन कंपैरेटिवली कम। यहां पर क्लॉट और डीजनरेशन ज्यादा है तो पेन कंपैरेटिवली ज्यादा। लास्ट वन बात करें, क्लॉट से रिलेटेड है बीमारी
कोएगुलोपैथी और डीआईसी। डीआईसी को अलग से भी पढ़ेंगे, नाम पहले भी आया है। खून के जमने से, क्लॉट जमने से बनने वाली बीमारी डीआईसी। तो डीआईसी के चांस कहां ज्यादा? जहां क्लॉट बनेंगे, और वो कहां बन रहे हैं? कंसील्ड। तो यहां आप देखेंगे सामने इन दो नन्हे मुन्ने बालकों के प्रदर्शनी से कि हम निकाल के लाए हैं अब्रप्टिव प्लासेंटा के दो मेजर टाइप। नाम दिया गया उनको रिवील्ड और कंसील्ड। और एब्रप्टिव प्लासेंटा में इनके बारे में ही जानकारी लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही दो मेजर टाइप हैं। सारे डिफरेंस को एक बार फिंगर पे काउंट करके बताएं तो रिवील्ड में ब्लीडिंग प्रेजेंट है, कंसील्ड में एब्सेंट है। रिवील्ड अपने पास माइल्ड है, डायग्नोसेबल है। कंसील्ड सीवियर है, लेट डायग्नोसेबल है। रिवील्ड में हार्ट साउंड अवेलेबल, कंसील्ड में नॉट अवेलेबल। रिवील्ड में साइज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन, कंसील्ड में साइज मोर देन गेस्टेशन। रिवील्ड में क्लॉट एब्सेंट, कंसील्ड में क्लॉट प्रेजेंट। रिवील्ड में पेन माइल्ड, कंसील्ड में पेन सीवियर। रिवील्ड में कोएगुलोपैथी डीआईसी एब्सेंट, कंसील्ड में क्लॉट कोएगुलोपैथी प्रेजेंट। इन सभी डिफरेंसेस को लेकर टेबुलेशन फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। आपके सामने अवेलेबल है, एक बार नजर मार लीजिए। बोर्ड के दो टुकड़े करके वहां पे टेबल बना दी गई है रिवील्ड कंसील्ड नेचर की। एक एक नेचर को देखिए। नंबर 1 ब्लीडिंग का, यहां एक्टिव ब्लीडिंग है, यहां पर एब्सेंट ब्लीडिंग है। नेक्स्ट वन, ये माइल्ड नेचर है क्योंकि डायग्नोसेबल है। ये सीवियर नेचर है, लेट डायग्नोसेबल है। यहां पे एफएचएस प्रेजेंट है, बच्चे को बचा सकते हैं। एफएचएस एब्सेंट है, मरने के चांस ज्यादा हैं। बच्चा जिंदा है तो साइज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन है। बच्चा मरा है फिर भी साइज मोर देन गेस्टेशन है, क्योंकि बड़ा बच्चा और कलेक्टेड ब्लड। नेक्स्ट वन, बात करें यहां पे खून निकल के बाहर आ गया तो यूट्रस सॉफ्ट, खून अंदर जम गया तो यूट्रस हार्ड। अब आगे यहां पे डैमेज कम हो रहा है तो डल पेन, यहां पे गंदगी ज्यादा है तो सीवियर पेन। यहां पे क्लॉट नहीं बने तो कोएगुलोपैथी नहीं होगी, यहां क्लॉट बन गए तो कोएगुलोपैथी होगी। कोएगुलोपैथी से बीमारी डीआईसी और शॉक यहां नहीं होंगे, वहां डीआईसी शॉक हो सकते हैं। तो टेबुलेशन फॉर्म में भी लैंग्वेज में उन्हीं सब को इंक्लूड किया गया है जो आपको मैंने इसके पैथोलॉजिकल प्रोसेस में बताया। तो ये रिवील्ड कंसील्ड दो टाइप जो हमें एक आइडिया देके जाते हैं मल्टीपल सिम्टम बेस्ड डिफरेंसेस का। आते हैं अपन फर्दर पोर्शन में कि अब और हमारे पास एब्रप्टिव प्लासेंटा क्या लेके आता है। तो एब्रप्टिव प्लासेंटा हमारे पास जो अब लेके आया है इटियोपैथोलॉजी। इटियोपैथोलॉजी कारण बताएं और उस कारण से क्या हुआ अल्टीमेटली वो बताएं। तो गौर से सुने, वक्त हो चला है प्लासेंटा प्रीविया की तरह यहां पे सेकंड एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट करने का। एब्रप्टिव प्लेसेंटा में अभी तक के 17 मिनट के डिस्कशन में एक एमसीक्यू में आपको दे चुका हूं और वो था एब्रप्टिव प्लेसेंटा का मीनिंग से बनने वाला सवाल, एक्सीडेंटल हेमरेज। यहां पे सवाल बहुत सॉलिड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्रप्टिव प्लासेंटा वो पूछा जाएगा। यही लाइन प्लासेंटा प्रीविया के लिए होती तो आंसर डिफेक्टिव डेसिडुआ जाने वाला था। पर आज की सुबह आज का लेक्चर एब्रप्टिव प्लेसेंटा का है तो सवाल भी एब्रप्टिव प्लेसेंटा की इटियोलॉजी का है। बड़ा सरल जवाब है और जवाब है हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्रप्टिव प्लासेंटा यदि है आपको बताना तो आंसर देंगे हाइपरटेंशन। और किस प्रकार हाइपरटेंशन से एब्रप्टिव प्लासेंटा हुआ यह जानने बताने समझने के लिए हेमरेज ग्रुप के बाद आने ही वाली है बीमारी हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, जहां इजीली आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा हाउ ए हाइपरटेंशन कैन रिजल्ट इनटू हेमरेज। हाउ ए हाइपरटेंशन कैन रिजल्ट इनटू हेमरेज। हम पढ़ रहे हैं एब्रप्टिव प्लासेंटा। एब्रप्टिव प्लासेंटा मतलब क्या हुआ? हेमरेज हुआ। और उस हेमरेज का कारण आपने और मैंने दोनों ने मिलकर के किसको बताया? हाइपरटेंशन को बताया।
यहां मैं बोल रहा हूं हाइपरटेंशन ने हेमरेज कैसे किया, ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हाइपरटेंशन मेन कॉज है। अब इसमें और चीजें जोड़ें कि ये तो एग्जैक्ट कॉज हो गया, इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं। पहले तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर को ले लो जिनसे हाइपरटेंशन होता है। तो सिंपल सी बात है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो जिन कारणों से इंसान को हाइपरटेंशन होती है वो यहां पर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, स्मोकिंग, कैंसर, एक बात। और अब बताऊं सेकंड इंपॉर्टेंट बात, हाइपरटेंशन तो मोस्ट कॉमन कॉज हो गया, पर उसके अलावा भी और कारण है। और जो और कारण बताने वाला हूं वहां से भी सीधा सवाल आया है। तो देखिए, एब्रप्टिव प्लासेंटा का मीनिंग आपने बताया एक्सीडेंटल हेमरेज, और एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो प्री प्लान नहीं होता, अचानक से हो जाता है। ऐसी कैटेगरी में शामिल करूंगा एक नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल प्रेगनेंसी, और ना जाने अचानक से कैसे 28 वीक के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट वही जो अपन जानते हैं, ओरिजिनल एक्सीडेंट, जिसे अपन कहते हैं किसी भी प्रकार का ट्रॉमा। यदि उसको कोई ट्रॉमा हो गया, पेट के बल गिर गई, पेट पे इंजरी हो गई, तो वहां पे प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है। तो ट्रॉमा एक लीडिंग रिस्क फैक्टर है। ये जो चीजें लाइफ में आती हैं एक्सीडेंट जैसी, एक्सीडेंट अपन आए दिन इजिली सुनते पढ़ते रहते हैं अखबारों में, न्यूज में, पर जब खुद पे फील करके देखें, एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो अचानक से तबाही मचा कर जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल के एब्डोमेन पे जहां फीटस सर्वाइव कर रहा है, डायरेक्टली कोई इंजरी हिट करे अचानक से, तो पूरा एब्डोमेन एकदम से पिचक जाता है। पेट के बल अचानक से गिरी, अचानक से एब्डोमेन पिचक गया। लैंग्वेज दे रहा हूं, यूं कि त्यों आपको एमसीक्यू की लैंग्वेज में मिलेगी, वो एमसीक्यू आज के लेक्चर में ही दिखेंगे। लैंग्वेज है अचानक से पिचक जाना, बोल दिया सडन डीकंप्रेशन। सडन डीकंप्रेशन, जहां सडन और डीकंप्रेशन शब्दों का हिंदी मतलब बताने में और समझने में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सडन मतलब अचानक से, डीकंप्रेस मतलब एकदम से कंप्रेस हो जाना, इतना कंप्रेस हो जाना कि स्ट्रक्चर्स का सेपरेट हो जाना, और सेपरेट होकर के ब्लीडिंग होने से इस बीमारी का बन जाना। तो इडियोपैथोलॉजी में सबसे पहले एग्जामिनर यदि किसी क्वेश्चन को पुटअप करने की सोचता है तो वह आपका ये रहा, द मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ एब्रप्टिव प्लासेंटा, आंसर विल बी हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन जिससे होता है, स्मोकिंग से, कैंसर से, अल्कोहल से, या बात करें कोई चोट लग गई या अचानक से कंप्रेशन हो गया। पैथोलॉजी क्या क्या हुई, रिवील्ड कंसील्ड वाली, उसे एक बार फिर देखते हैं अपन। सामने प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, उसकी एक एक लैंग्वेज बड़े धीरे धीरे ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, अब इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, गौर से सुनना। यूट्रस की 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम बन गई डेसिडुआ और हो गया प्लासेंटा का पोर्शन। यहां बोर्ड पे सबसे पहले लाल और नीले कलर से जो 2 लाइनें कर्व में हैं वो यूट्रस की 2 लेयर हैं। आओ उनके नाम सुने। ये बाहर की तरफ वाली पेरीमेट्रियम, रेड कलर वाली मायोमेट्रियम, लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में। यहां देखें, ये बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मार्कर के लिए बड़ा बोल्ड कर देता हूं, ये बाहर वाली पेरीमेट्रियम दिखाई दे रही है, और इसके नीचे रेड वाली आपको मायोमेट्रियम, 2 परतें। यदि आप यहां पे पूछना चाहें सर कहां है एंडोमेट्रियम, तो मेरा जवाब है एंडोमेट्रियम है डेसिडुआ, और किसके साथ है, प्लासेंटा के साथ। तो देख लेते हैं प्लासेंटा को, क्या प्लासेंटा नॉर्मली सिचुएटेड है या सेपरेटेड है। जवाब क्या दोगे, सेपरेटेड है। 2 तरीके बताए हैं, दोनों तरीके। यहां देखें,
ये जो ब्लैक मार्कर से 2 लाइनों वाली कंडीशन है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे एंड हो रही है, ये प्लासेंटा का पोर्शन है पूरा। इस प्लासेंटा में ये कोरियन और ये डेसिडुआ। इसी प्लासेंटा को ब्लू मार्कर से मैंने एक बार और बताया है, वहां पर भी ये कोरियन और ये डेसिडुआ। तो प्लासेंटा में जब नाम लेते हैं तो डेसिडुआ और कोरियन ही आते हैं, और कोरियन के साथ डेसिडुआ नाम लेने से ये क्लियर सर्टिफिकेट मिल चुका है कि यूट्रस की तीसरी लेयर प्लासेंटा के साथ अलग हो चुकी है। तो बोर्ड पे सबसे पहले स्ट्रक्चर्स के नाम अवेलेबल हैं, वो हमें अंडरस्टैंड हो तो समझाना क्या चाहते हैं वो पता लगेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस डायग्राम में मैंने यूट्रस की 3 परतों को कैसे अरेंज किया है। 3 लेयर में से 2 लेयर आराम से दिखाई दे रही है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। बात चली एंडोमेट्रियम की, तो वो कहां है? वो डेसिडुआ बनके प्लासेंटा के साथ सेपरेट हो गई है। सामने बोर्ड पे 2 प्रकार से प्लासेंटा को दिखाया जा रहा है, एक ब्लैक मार्कर से, एक ब्लू मार्कर से। ये अटैच है ब्लैक से, ये सेपरेट है ब्लू से। अब देखें, प्लासेंटा अलग हो और खून निकल के बाहर आ जाए, ये कंडीशन। तो हमने सीखा कि यदि प्लासेंटा सेपरेट हो जाए और खून निकल के बाहर आ जाए तो जवाब क्या दे देते हैं? रिवील्ड, दिखाई दिया। और यदि प्लासेंटा सेपरेट हो पर खून देखो यहीं जम जाए तो वो कंडीशन कहलाती है कंसील्ड। यहां पे देखिए, इस चैनल से और इस चैनल से बंद है, प्लासेंटा सेपरेट हो गया पर ब्लीडिंग अंदर ही है, जमी हुई है, अंदर ही जमी, बाहर नहीं निकली और ना ही दिखी। नाम क्या दे दिया? कंसील्ड। इस कंसील्ड का एक नाम और है, आओ सीखते हैं वो क्या है। कंसील्ड का एक नाम और है, उसे कहा जाता है रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग। आप खुद देख लीजिए कंसील्ड में खून कहां पड़ा है। क्या कंसील्ड में खून निकल के बाहर आ रहा है? क्या कंसील्ड में खून अंदर पड़ा है? हां, अंदर पड़ा है। तो कहां पड़ा है? मायोमेट्रियम और प्लासेंटा के बीच में। यह परत अपने पास मायोमेट्रियम और यह स्ट्रक्चर प्लासेंटा, इसके बीच में, प्लासेंटा के पीछे। कंसील्ड में ब्लड कलेक्ट है प्लासेंटा के पीछे, तो ऐसी ब्लीडिंग को नाम देते हैं रेट्रोप्लेसेंटल। रेट्रो का मतलब पीछे या पिछले समय की या गुजरे जमाने की बात। तो किसके पीछे गए? प्लासेंटा के पीछे, रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग। इसी कंसील्ड में क्योंकि ब्लड कलेक्ट है, खून जम रहा है तो जमेगा और गांठें दिखेंगी। ये ब्लैक डॉट 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 बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गांठें हैं जो बता रहे हैं कि दुनिया भर के क्लॉट बन गए हैं। ये नाम दे दिया यहां पे मैंने क्लॉट्स का। तो क्लॉट्स तभी बनेंगे जब खून जमेगा, खून तभी जमेगा जब खून इकट्ठा होगा और वैरायटी होगी कंसील्ड, तो कंसील्ड में क्लॉट बनते हैं। ये सीखा भी है हमने। अब एक मजेदार बात, कंसील्ड वाले के साथ एक समस्या चल रही है। वो क्या? खून लगातार बहता जा रहा है पर बाहर निकलने की बजाय जमता जा रहा है। खून सेपरेशन के कारण निकलता जा रहा है और बाहर निकलने की बजाय जमता जा रहा है, भरता 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 जा रहा है। हर स्ट्रक्चर की, हर ऑर्गन की, हर इंसान की भरने की भी एक क्षमता होती है। और आप जानते हैं जब जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो वो इंसान हो या स्ट्रक्चर प्रेशर के मारे फट जाता है। किसी की सहन शक्ति अच्छी है तो उसे आप झिलाए जा रहे हो, पर उसकी जब कैपेसिटी ओवर हो जाएगी तो वो भी एक दिन जबरदस्त तरीके से फट जाता है। ऐसा ही कांड यहां पर भी होने वाला है। जब कंसील्ड में खून भरता गया तो एक दिन वो धमाके की तरह फट गया। ये देखो धमाके की पिचकारियां मैं निकाल रहा हूं सामने। तो ये क्या बोलेगा? इतना खून बह रहा था, तूने बाहर निकलने की जगह तो दी नहीं, वेजाइना से बाहर निकलने की जगह तो नहीं दी, तो मैं धमाके की तरह पीछे इकट्ठा हो गया। और पीछे कहां इकट्ठा हो गया? ये जो दूसरी परत थी, आपको मैंने बताया इस दूसरी लेयर का नाम क्या है? बाहर वाली का पेरीमेट्रियम।
और अपने पास खून कहां से बह रहा था? मायोमेट्रियम से, और इनके बीच में धमाके से ब्लड कलेक्ट हो गया। इस प्रकार कंसील्ड में हाई प्रेशर से जमे हुए खून से बाहर ना निकल पाने से धमाके के साथ यदि ब्लड कलेक्ट हो जाए इन दो परतों के बीच, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच, यह कंडीशन कहलाती है अपने पास एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है धमाका, और इसी एपोप्लेक्सी को बोलते हैं कोव्यूलेयर यूट्रस। कोव्यूलेयर यूट्रस एक टर्म है, कोव्यूलेयर को लिंक करा है एपोप्लेक्सी से, उसका मतलब है तूफान धमाका। कोवुलेयर साइन नाम का एमसीक्यू भी आपको विजिबल होगा, आज के लेक्चर में मेरे ही द्वारा सामने बोर्ड पे दिखाया जाएगा। तो यह कंडीशन कोवुलेयर यूट्रस कहलाती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये कोवुलेयर साइन रिवील्ड में मिलेगा या कंसील्ड में? तो कंफर्म है धमाके तभी होंगे जब इंसान भरेगा, और भरा किसमें था? कंसील्ड में। तो 100% नो डाउट कोवुलेयर यूट्रस या कोवुलेयर साइन केवल कंसील्ड में मिलता है, रिवील्ड में नहीं। तो ये इटियोपैथोजेनेसिस का प्रेजेंटेशन, जहां आपने स्टार्टिंग से देखा, इटियोलॉजी में मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन बताया, अचानक से एक्सीडेंट होना ट्रॉमा बताया, और एब्डोमेन पिचक जाना डिकम्प्रेशन बताया। इसके होने से दो काम हो सकते हैं, खून निकल के बाहर आ जाए रिवील्ड, अंदर जम जाए कंसील्ड। जमेगा प्लासेंटा के पीछे, नाम रिट्रोप्लेसेंटल, जमेगा तो बनेगी गांठें, दुनिया भर के क्लॉट, और जब होगा धमाका तो खून पीछे इकट्ठा होगा पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम के बीच। साइन कौन सा? कोवुलेयर यूट्रस। इटियोपैथोजेनेसिस, ये इसके बारे में। ये बताने के बाद आगे की बात करें तो यहां पे रिवील्ड और कंसील्ड एक बार में पूछा गया दोनों में से कौन खतरनाक है? जवाब गया साहब कंसील्ड। पर रिवील्ड भी अपने बारे में बोल रहा है कि मेरे अंदर 4 ग्रेड हैं। रिवील्ड में आपको खून दिखा, बहता हुआ दिखा, उसके बेस पर रिवील्ड बोल रहा है मेरे अंदर भी 4 ग्रेड्स होती है, 0 1 2 3 उन्हें कहा जाता है। बड़ा सिंपल है, उन्हें अब देख लेते हैं। ग्रेड्स ऑफ रिवील्ड प्लेसेंटा, 4 ग्रेड बताई गई हैं, 0 1 2 3। ये ग्रेड्स इस बेस पे है कि प्लासेंटा सेपरेशन कितना हुआ। सिर्फ 3 बात करूंगा, ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी है। जितना प्लासेंटा सेपरेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही ब्लीडिंग होगी, और जितना बॉडी से ब्लड लॉस होगा उतने ही डिस्टर्ब वाइटल साइन होंगे। 3 बातें, जितना सेपरेट उतनी ब्लीडिंग, जितना ब्लड लॉस उतने वाइटल साइन डिस्टर्ब, जान को खतरा। तो इन 4 ग्रेड में पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताना चाहें तो बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है। 0 ग्रेड में आपका सेपरेशन होता है लेस देन 10%, फर्स्ट ग्रेड में 10 to 20%, सेकेंड ग्रेड के अंदर 20 to 30%, और थर्ड ग्रेड में मोर देन 50%। तो अपने आप आइडिया लगा लीजिए कहां नुकसान ज्यादा होने वाला है। 0 में 10 से भी कम, 1 में 10 से 20, सेकंड में 20 से 30, थर्ड में 50 से ज्यादा। जैसा प्रेपरेशन वैसा ब्लड लॉस। ये 10% से भी कम है तो ब्लीडिंग एकदम ना के बराबर, ना के बराबर तो ब्लीडिंग बोल दिया मिनिमम। उसके बाद बड़ा सिंपल है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। कैसी ब्लीडिंग? माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो बड़ा इजी। यहां पे ब्लीडिंग कैसी? माइल्ड। यहां पे ब्लीडिंग कैसी? मॉडरेट। और यहां पे ब्लीडिंग कैसी? सीवियर। चलिए, तीसरा और लास्ट नेचर मैंने क्या बताया? जैसी ब्लीडिंग वैसे वाइटल साइन चेंज, और वाइटल साइन में चेंज होते हैं मेनली बीपी और पल्स, मदर और फीटस के। तो देखते हैं, ना के बराबर ब्लीडिंग थी तो वाइटल साइन क्या बोलेंगे? स्टेबल। माइल्ड ब्लीडिंग है
तो माइल्ड में भी वाइटल साइन चेंज नहीं होते, तो यहां भी वाइटल साइन कैसे बोल दिए आपने, स्टेबल। यहां मॉडरेट है तो वाइटल साइन क्या हो गए, चेंज। और यहां सीवियर है तो सीवियर कंडीशन में कंडीशन आ सकती है शॉक की। तो यहां पे ये सारी ग्रेड्स रिवील्ड की है। जब सामना कराया गया, बताया गया, पूछा गया कि रिवील्ड कंसील्ड में कौन खतरनाक है, जवाब दिया गया साफ कंसील्ड है। उस समय रिवील्ड ये बोलने आया कि मुझको ऐसे हल्के मत लो, मेरे अंदर भी माइल्ड और सीवियर हैं। तो देखकर क्या पता चलता है पूरे एब्रप्टिव प्लासेंटा में कौन माइल्ड है कौन सीवियर है। तो सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, उससे आप आइडिया लगा लेना कि मैंने नाम दिया कि पूरे एब्रप्टिव प्लेसेंटा में एक कंडीशन माइल्ड है और एक कंडीशन सीवियर है पूरे एब्रप्टिव प्लेसेंटा में। तो माइल्ड में कौन कौन जाएगा, माइल्ड में जाएगा ग्रेड 0 और ग्रेड 1, सीवियर में ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कंसील्ड। ये बताने के लिए अपनी ग्रेड्स बता के गया है कंसील्ड वाली वैरायटी। तो अब हमारे पास ऐसा पता होता है तो फर्दर आगे जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ओबीजी स्कीम वाला कल जो अपन ने सीखा था एक्सपेक्टेंट एक्टिव मैनेजमेंट, वो हमें लर्न करने में आसानी रहती है। इतना सब करने के बाद लगभग पूरा हो चुका है एब्रप्टिव प्लासेंटा का काम। अब हम दोहराएंगे उन्हीं सभी कार्यों को जो इंटरवेंशन वाले होते हैं। सबसे ज्यादा फोकस देने वाले एस्पेक्ट अब आ रहे हैं, और यदि हम उन्हें पहले से जानते हैं तो हमारे लिए वो आसान है। यदि हमें बेसिक इंटरवेंशन, इनिशियल इंटरवेंशन, डेफिनेटिव इंटरवेंशन, ओबीजी स्कीम सबके बारे में पता है तो हमारा मैनेजमेंट भी बड़ा आसान है। तो आइए शुरुआत करते हैं लगातार धनाधन इंटरवेंशन करने की इस डिजीज कंडीशन के लिए। तो अपने पास इंटरवेंशन कैटेगरी में सबसे पहला नाम आया प्रिवेंशन का। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन क्या होने चाहिए, तो देखो दोस्तों, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, और बचाते किससे, खतरों से। और रिस्क फैक्टर ईटियोलॉजी में हमने यही जाना है किस बीमारी का कारण क्या था, हाइपरटेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के जो रिस्क फैक्टर होते हैं उन्हें कंट्रोल कर लो, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। तो यहां पे प्रिवेंशन में ये लिख देंगे अपन, अवॉइड स्मोकिंग। इसके अलावा बात करें, ये चीज अचानक से होती है, एक्सीडेंट होता है, धमाके से होती है, तो जिम्मेदारी बनेगी। जब आपकी वाली 7 महीने से ऊपर वाला गर्भ लेकर के चल रही हो तो उसके साथ ऐसी एक्टिविटी ना करी जाए जिससे इंजरी का खतरा हो। तो हर हालत के अंदर क्या करना है, प्रिवेंट फ्रॉम ट्रॉमा, किसी भी प्रकार की चोट लगने से बचाएं, इंजरी से बचाएं, ताकि ये दुर्घटनाओं से ना देखनी पड़ जाए। ऐसी चीजों का पहले पता लगाना हमेशा कहलाता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जिस प्रकार आपको रिमेंबर करवाऊं, प्लासेंटा प्रीविया के प्रिवेंशन में हमने कहा था मदर को खिलाओ पिलाओ, हीमोग्लोबिन चेक करो ताकि वो माल नरिश एनीमिक ना रहे, कम बच्चे पैदा करो ताकि उसकी मसल्स में न्यूट्रिशन रहे जिससे कमी के चलते बच्चा नीचे ना गिरे। उसी प्रकार एब्रप्टिव में बोल रहे हैं हाइपरटेंशन से होता है तो उसे कंट्रोल करना शुरू कर दो। इसके बाद बात करें प्रिवेंटिव के बाद हमेशा इंटरवेंशन कौन से आते हैं, इमीडिएट आते हैं। इमीडिएट का मतलब क्या बताया, जब भी एग्जामिनर हमारे सामने 5-10 लाइनों का सवाल का माहौल बना करके लेकर के आ जाए, 28 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी है, बच्चे की हार्ट रेट ये चल रही है, अचानक से ट्रॉमा हुआ, सडन डिकम्प्रेशन हुआ, डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर दिया ये रिवील्ड है, ये कंसील्ड है, ये ग्रेड है, इमरजेंसी में आ गई, नर्स भी बैठी है, डॉक्टर को फोन लगाया, फलाना डिकाना बहुत कुछ बोल गया और लास्ट में बोला कि व्हाट विल बी इनिशियल इंटरवेंशन शुड बी डन बाय द नर्स फॉर दिस कंडीशन। तो पूछना क्या चाहता था, इनिशियल इंटरवेंशन। तो क्या सिखाया, जब भी लेट हेमरेज सामने आता, इनिशियल इंटरवेंशन में बच्चे की धड़कन देखने कंपाउंडर जाता, तो FHS और वाइटल। इसके बाद
ब्लड लॉस असेस करने के लिए सैनिटरी पैड काउंटिंग करना, और फिर बेसिक इंटरवेंशन के तौर पे अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी लाइन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सारे काम वो हैं जो शुरुआत में किए जाते हैं। इनिशियल और बेसिक इंटरवेंशन इन्हें कहा जाता है। हमेशा की तरह फिर रिमेंबर करवाऊं तो ये रहा अपने सामने स्मार्ट बोर्ड पे अवेलेबल। बेसिक इंटरवेंशन में हमेशा लेट हेमरेज में एफएचएस वाइटल सैनिटरी पैड, और डेफिनेटिव इंटरवेंशन में हमेशा कंडक्शन ऑफ डिलीवरी। इसी प्रकार यहां पे अब जो अपन करने आ गए एब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर इंटरवेंशन, तो वहां बात चल रही थी अपने पास इमीडिएट की, और इमीडिएट में अपन ने वही लिखा एफएचएस वाइटल सैनिटरी पैड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएट डेफिनेटिव का सबको पता है, ये लिख दिया। डेफिनेटिव मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? डिलीवरी करवानी है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है? डिलीवरी करवाना। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी डिलीवरी की बात आती है ओबीजी स्कीम लग जाती है। अब बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि 2-3-4 बार हो चुका है इसका दोहरान कार्य। ये लिख दिया ओबीजी स्कीम। कल भी प्लासेंटा प्रीविया था, उसमें भी ओबीजी स्कीम आई थी। ओबीजी स्कीम के कितने बच्चे? 2 बच्चे। क्या बोल के जाते हैं? यदि करना हो तुरंत काम तो मैनेजमेंट को दो एक्टिव वाला नाम, यदि करना हो आराम से काम तो उसे दो उम्मीदों वाला नाम एक्सपेक्टेंट। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है डिलीवरी करवाना। डिलीवरी करवाना कहलाता है ओबीजी स्कीम। तुरंत करवानी हो तो एक्टिव, वेट करके करवानी हो तो एक्सपेक्टेंट। कौन डिसाइड करता है? कंडीशन डिसाइड करती है। आप बता दें एब्रप्टिव प्लासेंटा के अंदर 2 नेचर, माइल्ड और सीवियर। तो पहली बात रिवील्ड कंसील्ड। कौन था सीवियर? कंसील्ड। और रिवील्ड में क्या पड़ी? ग्रेड। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3। बात करूं मैं एक्टिव की, एक्टिव में रखते हैं सीरियस केस को। तो सीरियस केस कौन कौन से थे? पहला केस कौन सा था? कंसील्ड वाला। इसके अलावा और कौन सा केस था? ग्रेड 2 और ग्रेड 3। बात करें एक्सपेक्टेंट में, माइल्ड नेचर वाली, वहां क्या गया था? ग्रेड 0 और ग्रेड 1। तो बड़ा सिंपल सा है, यदि डायग्नोसिस से कंफर्म हो जाए कौन सा एब्रप्टिव प्लासेंटा हमारे सामने आया है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट बता सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के एमसीक्यू को कवर करने के लिए जो इंटरवेंशन बेस्ड हो, पूरा लास्ट तक सुने कि वो डिमांड क्या करता है। दिखाऊंगा सामने, अभी भटिंडा के अंदर पूछा गया सवाल, बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। क्या था वो सवाल? था इन ए इमरजेंसी यूनिट ए प्रेग्नेंट मदर इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ कंसील्ड एब्रप्टिव प्लासेंटा अराउंड 38 वीक gestation. By understanding the diagnosis, what will be best immediate intervention should be done by nurse? समझ लिया पूरा? सवाल के अंत में क्या पूछा? बेस्ट इमीडिएट इंटरवेंशन। ऑप्शन देखें, नंबर 1 सिजेरियन सेक्शन, नंबर 2 इंडक्शन ऑफ डिलीवरी बाय ऑक्सीटोसिन, नंबर 3 इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन ऑफ FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, नंबर 4 शुड प्रोवाइड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। आंसर दें। तो पहली बात तो यह हो जाती है, उसने इमीडिएट पूछा है। जब उसने इमीडिएट पूछा है तो डेफिनेटिव का डब्बा गोल। डेफिनेटिव का डब्बा गोल मतलब डिलीवरी के सारे ऑप्शन बंद, और सारे बंद तो एक ही रह गया जवाब, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो इंक्लूड होता है हमारे इन इंटरवेंशन में, आईवी फ्लूइड में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों डिजीज कंडीशन के इंटरवेंशन वाले क्राइटेरिया से बन सकते हैं। फिलहाल एब्रप्टिव प्लासेंटा को देंगे पूर्ण विराम, जो आज के लेक्चर में हमने देखा। कल का लेक्चर पूरा प्लासेंटा प्रीविया के संसार पे था, और आज का एब्रप्टिव प्लासेंटा पे। दोनों भाइयों को खत्म करने पे समाधि दे दें, और फिर इनसे पैदा होने वाले
सवालों की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। पहले देखें आज आपने क्या पढ़ा। हमने आज डिजीज जो डिस्कस करी, नाम था एब्रप्टिव प्लासेंटा। शर्त आई मीनिंग और डेफिनेशन की, तो मीनिंग है सवाल लेके आती है एक्सीडेंटल हेमरेज, परिभाषा है प्रीमैच्योर सेपरेशन। दो बंधु आते हैं रिवील्ड और कंसील्ड, टपक के बाहर आ जाए तो रिवील्ड, कोने में छुप जाए तो कंसील्ड। मल्टीपल सिम्टम्स डिफरेंसेस जो आपको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किए गए। आफ्टर दैट इटियोपैथोजेनेसिस धुआंधार सवाल बना करके लाता है कि हाइपरटेंशन ही इसका मुख्य कारण कहलाता है। उसके बाद में सडन डीकंप्रेशन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, सॉल्व करेंगे सवाल। जब इटियोपैथोलॉजी टर्म आई हमारे पास, हर चीज को बताया। नया नाम आया कोवुलेयर यूट्रस, जब खून का धमाका यूट्रस की परतों में है समाता तो साइन कोवुलर बन जाता। नेक्स्ट वन, जब बात चली ग्रेड्स की तो रिविल्ड बोल के गया मेरे अंदर भी ग्रेड्स होती हैं 4, उसके बेस पे माइल्ड और सीवियर नेचर अपन डायग्नोस कर पाए। आफ्टर दैट इंटरवेंशन हमेशा की तरह प्रिवेंटिव, बेसिक और डेफिनेटिव। तो ये सारा पोर्शन या इस पोर्शन के साथ आपके साथ जो शुरू किया गया बीमारियों का पहला दौर, हेमरेज इन प्रेगनेंसी, चाहे वो अर्ली चाहे वो लेट, 5 बीमारी पूरी खत्म होती हैं। अबॉर्शन, एक्टोपिक, मोल, प्रीविया, एब्रप्शन, 5 बीमारी का पूरा समूह हेमरेज इन प्रेगनेंसी कहलाता है। फिलहाल समय हो चला है डिस्कस करने का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का रिलेटेड टू दीज 2 कंडीशन कैटेगराइज अंडर एपीएच। तो सामने बोर्ड पे एंटीपार्टम हेमरेज से बनने वाले एमसीक्यू बैक टू बैक आने वाले हैं, आओ डिस्कस करें, सॉल्व करें। फर्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यू आया है, ए क्लाइंट अराइव एट हॉस्पिटल 38 वीक गेस्टेशन। ध्यान से सुनते रहे, एक सेकेंड। हमारे पास एमसीक्यू अवेलेबल है कि एक मदर आई है 38 वीक गेस्टेशन पे, आगे पढ़े। प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। शी स्टेट, उसने कहा इट अकर सडनली विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, ये ब्लीडिंग मेरे अचानक हो गई, बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के हो गई, पता ही नहीं चला। विच कंडीशन में द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग दैट रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन। तो आप बताइए इन चारों में वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। 38 वीक गेस्टेशन पे एक प्रेग्नेंट फीमेल को ब्लीडिंग हुई और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं मतलब कोई पेन नहीं, कोई एहसास नहीं, पर ब्लीडिंग प्रेजेंट है, बाहर दिखाई दे रही है। तो बीमारी क्या है देखें, प्लासेंटा प्रीविया। एक्रिटा में ब्लीडिंग इतनी नहीं होती, रप्चर में ब्लीडिंग धमाकेदार तो पेन भी धमाकेदार, कंसील्ड में खून बाहर नहीं आता, तो जवाब प्लासेंटा प्रीविया बन जाता, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग कैसी होती है, हमेशा पेनलेस होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल क्या लेकर के आ रहा है, यहां देखें प्राइमी ग्रेविडा है, 37 वीक है, लेबर रूम में, रिपोर्टेड टू लेबर रूम विथ सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ये देखें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फीमेल लेबर रूम में आ गई है, 37 वीक है, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब टाइप 3 टाइप 4 में से एक है। आगे हैवी ब्लीडिंग पर वेजाइनम होनी ही है आंटी। FSH नॉर्मल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। खुशी की बात है कि अभी बच्चे की धड़कन सही चल रही है, हार्ट साउंड नॉर्मल है। द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन, अब देखो यहां पे ध्यान से, बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन, यहां एग्जामिनर ने कोई प्रिवेंटिव, इनिशियल, बेसिक, डेफिनेटिव जैसे टर्म का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल बोल दिया 37 वीक की हो गई है, जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही है, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, बताओ बेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो बेस्ट मैनेजमेंट है जितना जल्दी हो सके बच्चे को बाहर निकाल के ले आओ, क्योंकि अभी धड़कन सही है। तो यहां आंसर देखें,
पहला बोल रहा है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। हम एक्सपेक्टेंट कब करते हैं? जब वेट करना होता है। पर सेंटर वाली कंडीशन सीवियर है और सीवियर में एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। आगे सिजेरियन सेक्शन, हम बिल्कुल सिजेरियन सेक्शन पे जाएंगे क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस रास्ते में प्लासेंटा विराजमान है। आगे इंडक्शन फॉर वेजाइनल डिलीवरी, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, रास्ता बंद है, खुला नहीं है, वेजाइनल डिलीवरी नहीं करनी। लास्ट वन इंडक्शन फॉर फॉरसेप्स, अरे कहां घुसाओगे, बच्चा नहीं है, प्लासेंटा है। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल एमसीक्यू है कि बेस्ट मैनेजमेंट डिलीवरी करना। कई बार ऐसी बात हो जाए कि तेनालीराम की तरह आपको भी चीज आधी याद रह जाए, तो वहां क्या होगा, यह याद रह जाएगा कि स्मार्ट बोर्ड पे एक मास्टर आया था और डेफिनेटिव मैनेजमेंट में डिलीवरी करवाना बता के गया था, पर सामने चारों ऑप्शन में डिलीवरी हो रही है भैया, किसी में वेजाइना से, किसी में फॉरसेप्स से, किसी में सिजेरियन से। तो इतने मैनर्स भी होने चाहिए कि जब नॉर्मल रास्ता बंद हो तो बच्चा वहां से नहीं पेट फाड़ के बाहर आता है। आंसर सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट वन एमसीक्यू पे, एपीएच कैटेगरी में। अगला एमसीक्यू सामने, फर्स्ट कंसिडरेशन, ये लो साहब पहली बात ही पूछ रहा है, फर्स्ट कंसिडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा। अब देखो यहां क्या पूछ लिया इसने, पहला काम। पहला काम का मतलब है इनडायरेक्टली इनिशियल। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो तोते की तरह रटाऊंगा वो शब्द यूं का त्यों एग्जाम में छप के आ जाएगा। मैंने आपको इनिशियल बोला, इसने फर्स्ट पूछ लिया, बात एक ही है। सबसे पहला काम एब्रप्टिव प्लेसेंटा में क्या करोगे? सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक इंटरवेंशन ढूंढते हैं। आओ नंबर 1 डिलीवरी कर दो, पकड़ दे, शट अप, ऐसा नहीं करेंगे। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन देखते हैं। एमनियोसेंटासिस, कोई तुक नहीं, कहां से आ गया ये। प्रॉम्प्ट रिस्टोरेशन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन विद आईवी फ्लूइड। अब देखें 4 ऑप्शन। अब यहां पे एमनियोसेंटासिस से कोई लिंक नहीं है, तुरंत डिलीवरी नहीं करवानी क्योंकि डिलीवरी डेफिनेटिव होती है। अब 2 बचे, या तो फाइब्रिनोजन दे दो। फाइब्रिनोजन देने का मतलब क्या हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर की जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही है, रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। या फिर प्रॉम्प्ट रिस्टोरेशन इफेक्टिव सर्कुलेशन विद आईवी फ्लूइड, यहां ये इंटरवेंशन ज्यादा प्रायोरिटी लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हेमरेज है, हेमरेज में ब्लड लॉस है। इतना जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्रॉस मैचिंग, आरएचएबीओ ग्रुपिंग, एफएफपी, फाइब्रिनोजन कलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तुरंत क्या किया जा सकता है, एक मेडिकेट उठा करके ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सकता है। ब्लड भी लगा सकते हैं, पर ब्लड लगाने के लिए समय चाहिए, क्रॉस मैचिंग का, डोनर का, शिफ्टिंग का। पर तुरंत करा जाने वाला काम आईवी फ्लूइड दे करके मरीज को दिलाओ आराम। चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखेंगे आप अभी तक जो तीनों क्वेश्चन थे मैनेजमेंट पोर्शन को ही फोकस कर रहे थे। चल भाई क्या लेके आया, 32 साल की है, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी 30 वीक की है, 30 वीक की प्रेगनेंसी पर जबरदस्त वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई, सबसे पहले क्या करोगे? लो भाई, फिर अपने पास इनिशियल इंटरवेंशन को सलाम। 2 लेक्चर 2 दिन की मेहनत के बाद धड़ाधड़ आ रहे हैं सवाल मैनेजमेंट फोकस पे गोलाबारी करते हुए। लैंग्वेज अंडरस्टैंड करो, 30 वीक पे ब्लीडिंग है, फर्स्ट चीज पूछता है, रटा दिया है, सामने ढूंढते हैं। पैड प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एलएससीएस करेंगे, सबसे पहले नहीं करेंगे। डिलीवरी सबसे पहले नहीं करेंगे, एफएचआर करेंगे। और मैंने बताया एफएचआर और सैनिटरी पैड दोनों में से फर्स्ट क्या करते हैं, एफएचआर को करते हैं, आफ्टर दैट क्या करते हैं, पैड देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, असेसमेंट ऑफ fetal heart rate. I think there will be no or little bit problem in the solving these type of question, as we explain all this condition in our 2 successive lecture of antepartum hemorrhage. आते हैं अगले करामात पे। अगला वाला हमारे लिए क्या लेकर के आया है, उम्मीद है जो भी लेकर के आए हमारे बच्चे उसे सॉल्व करने में पूरी तरह समर्थ हो पाए। चलिए, प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टिव प्लासेंटा किसके एग्जाम्पल हैं? बीच बीच में लगता है सीएचओ लेवल के सवाल भी आ रहे हैं। जवाब एपीएच। इतना सरल सवाल कैसे आया? चल भैया आगे चलिए। फॉलोइंग द रिस्क एसोसिएटेड विद प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है, ये देखते हैं।
कौन सा रिस्क प्लासेंटा प्रीविया से संबंधित है? तो आगे बढ़ो। प्लासेंटा हाइपरटेंशन, एंटीपार्टम हेमरेज, इन्फेक्शन, ये भी वही सीएचओ लेवल के सवाल है। आजकल चल क्या रहा है, नॉर्सेट के बाद सीएचओ का भूत आ गया, इसलिए पिछले 4 सवाल एम्स एनक्लेक्स लेवल के थे और बीच में 2 सीएचओ के आ गए। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि प्लासेंटा प्रीविया है तो उसका ससुर का नाती कौन है? एंटीपार्टम हेमरेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन क्या बताएगा? चलिए, इंसिडेंस ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा कब है? तो अपन ने सीखा है ये जो लेट प्रेगनेंसी वाले हेमरेज हैं 28 वीक के बाद होते हैं। 28 वीक के बाद 3rd ट्राइमेस्टर होता है। बड़ा सिंपल आंसर, 3rd ट्राइमेस्टर। यहां एक चीज मैं क्लियर करूं दोस्तों, वो ये कि यदि आप सोच रहे हो कि ये लल्लू सवाल सामने क्यों बताए जा रहे हैं, तो गारंटी देता हूं हर एक सवाल सामने जो है वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने उन्हें कॉपी करके सामने प्रेजेंट करवाया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि इन्हें आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो अपनी थोड़ी सी कॉलर ऊंची कर लेना कि हमें कॉन्फिडेंस है कि एपीएच के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। चलें आगे, नेक्स्ट वन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। चलिए, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इंप्लांटेड प्लेसेंटा, इतना बोलने से समझ गए बीमारी कौन सी है? एब्रप्टिव प्लासेंटा। आगे, सेकेंड ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विथ सीवियर हेमरेज नोन एज, तो बड़ा सिंपल है, सेपरेशन होना सेकंड हाफ में, मतलब वायबिलिटी के बाद में और जबरदस्त ब्लीडिंग के साथ। एब्रप्टिव प्लेसेंटा है और रिविल्ड वाला भी है। आंसर देखो, ये रहा बड़ा सिंपल लास्ट में, एब्रप्टिव प्लासेंटा। ऑप्शन विल बी डी। सरल सवाल, सरल जवाब। आगे देखते हैं, कुछ है हमारे लिए और कुछ टिपिकल सवाल। तो नेक्स्ट वन, मदर को डायग्नोस है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल का मतलब हो गया ये अपने पास टाइप 1 टाइप 2 से गया, लो लाइंग और मार्जिनल से। आगे, नर्स ने कहा यूजुअल ट्रीटमेंट, कि सामान्यतः हम ऐसे मरीजों को क्या इलाज देते हैं? तो पहली बात तो ये पार्शियल है, टाइप 1 2 का है, माइल्ड कैटेगरी का है, तो माइल्ड वालों को क्या बोलते हैं? बड़ा इजी सवाल है, चलें आगे जवाब दें। बेड रेस्ट, बिल्कुल, कोई प्लेटलेट नहीं देनी, गंभीर नहीं है, कोई तुरंत सीजरिंग की जरूरत नहीं है, लेबर कुछ करवाना नहीं है। और ये अपने पास वो लाइन है जो प्रीवियस कल के लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बताई गई थी, रेस्ट इज बेस्ट इंटरवेंशन। तो देखिए, उस लाइन से लाइन टू लाइन सामने आपके पास एमसीक्यू आ चुका है, रेस्ट इज बेस्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चलिए, इन केयरिंग ऑफ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है, आप एक ऐसी मां की केयर करने जा रहे हैं जिसकी बीमारी का नाम प्लासेंटा प्रीविया है। आगे, नर्स शुड अवॉइड, ये अच्छी चीज है, क्या नहीं करेगी? क्या नहीं करेगी? तो देखो, पेरिनियम इंस्पेक्ट करेगी, कर ले, यूएसजी करेगी, कर ले, फिर से करेगी, दोबारा कर ले। यहां पे एक ऑप्शन गलत हो गया, नन ऑफ दीज, नर्स शुड अवॉइड आया यहां पे, तो हमारे पास इसमें ये ऑप्शन थोड़ा रिपीट में है। यहां पर इस जगह आंसर था अपने पास में पीवी, और वही इसका आंसर होना था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट होना था हमारे इंटरवेंशन वाले डायग्नोसिस वाले क्राइटेरिया से, जहां मैंने आपको सिखाया था कि पीवी नहीं करते हैं, यहां वो डबल में आ गया, मिसप्रिंट हो गया। कोई ना, नेक्स्ट वन में देखते हैं, जरूर ये आपको क्वेश्चन अगले बार लैंग्वेज में बिल्कुल मिलेगा, उसे देख लेते हैं। इधर देखें, इंडिकेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इन प्रेगनेंसी, ठीक है, इंडिकेशन देखें, बड़ा सिंपल, ये वो सवाल है जो इसके मेन कैरेक्टर से निकल के आया। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाते वक्त मैं दूर से था चिल्लाया जब कहा था कि पेनलेस के नाम पे बहुत बार पूछी गई बीमारी है, पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग, आंसर हमेशा प्लासेंटा प्रीविया। तो अपने पास इस कैटेगरी में भी आंसर प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन, चलिए, मैनेजमेंट ड्यूरिंग माइनर प्लेसेंटा प्रीविया। तो माइनर प्लेसेंटा प्रीविया वही वाली बात जो अभी कर रहे थे अपन, टाइप 1 हो और सेकंड एंटीरियर हो,
तो जनरल मैनेजमेंट क्या देना होता है? बड़ा सिंपल सा है, सारे देख लीजिए, सिंपल मैनेजमेंट, रेस्ट देना होता है। अभी इसी की तरह दिखने वाला एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है। मैं कह रहा हूं दोबारा ऐसा ही क्यों आया है, क्योंकि एग्जाम में जितने भी सवाल एपीएस से थे वो सारे कलेक्ट करके यहां प्रेजेंट किए गए हैं। तो एक जैसे लगने वाले दिखने वाले भी 2 बार आ सकते हैं। आंसर कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है क्योंकि आपकी बीमारी गंभीर नहीं है। नेक्स्ट वन चलें इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अपने पास सामने है हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। यह कंडीशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में ही, with severe increased frequency on the following except। अब देखें क्या कहना चाहता है ये। हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम वाली जो कंडीशन है इन चारों में से किसमें नहीं होती है? क्योंकि अपन ने अपने मोलार प्रेगनेंसी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए थे, इसलिए 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आएंगे। सवाल है हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम किसमें नहीं होता है? तो देखो मोल में होता है, हमने सीखा है। ट्विंस में 2 बच्चे हैं तो ज्यादा होगा, जिसका पहली बार है उसके बहुत ज्यादा होता है। ये वाली जो कैटेगरी है मिस्ड अबॉर्शन, ये वो कैटेगरी थी जहां प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम चले जाते थे। तो जब सारे सिम्टम ही चले जाएंगे तो वहां वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आंसर है मिस्ड अबॉर्शन। दिस वन क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम अवर अदर हेमरेजिक कंडीशन। नेक्स्ट वन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। तो दोस्तों बात ऐसी है, प्रेगनेंसी नॉर्मल हो चाहे डिजीज वाली हो, कंफर्म डायग्नोसिस हमेशा सोनोग्राफी से होता है। आंसर देखें, आप एचसीजी से कर सकते हो, यूएसजी से कर सकते हो, पीवी से कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। 3 से कर सकते हैं, पर बेस्ट पूछा तो मैं बोल रहा हूं हमेशा बेस्ट डायग्नोसिस प्रेगनेंसी में, फीमेल चाहे नॉर्मल हो या डिजीज्ड हो, किया जाता है अल्ट्रासाउंड यूएसजी से। तो यहां पर आंसर हमारे पास अल्ट्रासाउंड यूएसजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अपने पास एंटीपार्टम हेमरेज मे बी कॉज बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये वो क्वेश्चन है जो इसके क्लासिफिकेशन से अराइज हुआ है, जहां मैंने बताया था एपीएच 70% प्लासेंटा, 25% अननोन, 5% सर्वाइकल, उससे क्वेश्चन है। देखें सामने तो कि कौन इंक्लूड नहीं है, तो प्लासेंटा प्रीविया इंक्लूड है, सर्विक्स इंक्लूड है, एब्रप्टिव इंक्लूड है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड नहीं थी, ये अर्ली है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कंडीशन रिलेटेड अपने पास में अर्ली से, बाकी तीनों किस में आते हैं? एपीएच के अंदर। तो उस क्लासिफिकेशन से भी सवाल। नेक्स्ट वन रिगार्डिंग प्लासेंटा प्रीविया, बोलना शुरू कीजिए। इज डायग्नोस्ड व्हेन प्लासेंटा ऑक्यूपाई फंडस। नहीं, ये गलत है, प्लासेंटा फंडस में नहीं होता है। रिकॉग्नाइज टू बी कॉम्प्लिकेटेड बाय पीपीएच, बिल्कुल ठीक है, एपीएच से पीपीएच होता है। फीटल हार्ट रेट यूजुअली एबनॉर्मल, प्लासेंटा प्रीविया में तो बच्चे को बचा लेते हैं तो नॉर्मल होती है। लेस कॉमन इन पेशेंट विद रिपीट सिजेरियन सेक्शन, गलत है, यहां पे सिजेरियन वालों में ज्यादा होता है। तो यहां पे 4 ऑप्शन देके सवाल पूछना चाहता है प्लासेंटा प्रीविया किस स्टेटमेंट के साथ अपना रिलेशन निभाता है। तो बेस्ट लाइन है एपीएच से पीपीएच होता है, वो लाइन अपने पास है लाइन नंबर 2 कि ये माना जाता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? पोस्टपार्टम हेमरेज। बाकी सब रिटर्न स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है हमारी कंडीशन से। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या अपने पास अवेलेबल है? इन प्लासेंटा प्रीविया विच इज ट्रू। प्लासेंटा प्रीविया के लिए क्या सही है? तो अब देखें, इट इज कॉमन इन प्राइमी ग्रेविडा, मे कॉज एबनॉर्मल लाई। देखो प्राइमी कॉमन नहीं है, मल्टी में होता है। एबनॉर्मल लाई करता है माल प्रेजेंटेशन। पेनफुल नहीं, पेन लेस करता है। डिजिटल एग्जामिनेशन पीवी नहीं करना होता, पीवी करना नहीं है, पेन लेस होता है, प्राइमरी कॉमन नहीं है। सिंपल सा आंसर है माल प्रेजेंटेशन करता है तो मे कॉज एबनॉर्मल लाई। ये इसका आंसर जाएगा अपने पास में। 17 क्वेश्चन। लास्ट वन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सामने अपन। ये देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विथ प्लासेंटा प्रीविया ऑफ मेजर डिफेक्ट। मेजर है मतलब सीवियर प्लासेंटा प्रीविया है। फीटस स्मॉल फॉर्म, फीटस भी स्मॉल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मैनेजमेंट। अब यहां पे फिर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और बेस्ट पूछा है।
कोई इनिशियल नहीं, कोई जनरली। बेस्ट क्या होता है? डिलीवरी। और मेजर है तो सिजेरियन। तो यहां पे आंसर बड़ा सिंपल दे देंगे, सिजेरियन सेक्शन। तो बात करें ये एमसीक्यू जो आपको प्रेजेंट किए गए, ये सारे थे अपने पास रिलेटेड कंडीशन एपीएस से, और ना केवल एपीएच, इसके साथ फिनिश होता है अपना पूरा डिजीज पोर्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया, हेमरेजिक कंडीशन। अगली मुलाकात अगले लेक्चर में होगी नए डिजीज ग्रुप के साथ। नाम जाना जाएगा हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। तब तक के लिए हेमरेज की इन 5 कंडीशन को रिवाइज करें, सॉल्व करें सभी प्रकार के क्वेश्चन इन 5 बीमारियों के लिए। धन्यवाद।